Good morning, students. This is the third chapter of Politics After Independence. Name of the chapter is Politics of Planned Economy. This is the first part of this chapter. In this chapter, we will discuss about the main debate or main issues related with development. We will discuss about the planned economy, planning commission, and I will take you a brief introduction related with Niti Commission as well. And we will discuss about some issues related with India's planning model. Before I start this chapter, I want to tell you a story of Odisha. As you all know that gradually India is being industrialized. So students, with industrialization, a demand of iron is being raised. As you all know that Odisha is a iron rich state and it is located or situated in ट्राइबल बेल्ट. तो ओडिशा क्योंकि ट्राइबल बेल्ट में है, ट्राइबल बेल्ट का मतलब है ऐसे स्टेट्स जहाँ पर कि ट्राइब्स ज़्यादा रहती हैं, और ओडिशा की लोकेशन भी ऐसी है जहाँ पर ट्राइब्स ज़्यादा रहती हैं. फर्स्ट पॉइंट. अनदर पॉइंट इज ओडिशा में आयरन आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा. आयरन रिच स्टेट है ओडिशा. अब क्योंकि आपको इंडस्ट्रियल प्लांट लगाना है, तो इंडस्ट्रियल प्लांट के लिए इवन आपको अगर बिल्डिंग भी बनानी है तो उसके लिए भी आपको चाहिए आयरन. और काम तो अपन बात की बात करेंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आप बिल्डिंग तो बनाएंगे और बिल्डिंग के लिए भी चाहिए आयरन. तो धीरे धीरे करके आयरन की जो डिमांड है वो ना सिर्फ रेज हो रही है, रैपिडली इंक्रीज भी हो रही है. तो रैपिड इंक्रीज जो देखने को मिल रहा है उसकी वजह से ओडिशा के जो आयरन रिच साइट्स हैं उनके ऊपर बढ़ रहा है प्रेशर. अब ओडिशा की जैसे जैसे उसको लग रहा है कि आयरन की डिमांड बढ़ रही है, तो वेरियस कंपनीज ओडिशा में अट्रैक्ट हो रही हैं कि उनको माइनिंग करनी है. ओडिशा की गवर्नमेंट ने भी क्या किया, ओडिशा की गवर्नमेंट ने भी जो नेशनल लेवल की आयरन एक्सट्रैक्ट करने वाली जो कंपनीज हैं उनके साथ एक कंसेंट लेटर पर साइन कर लिया और उनको माइनिंग की परमिशन दे दी. माइनिंग की परमिशन तो उनको मिल गई, और जैसे ही उन्होंने माइनिंग स्टार्ट की तो ओडिशा, जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ ट्राइबल बेल्ट है. ट्राइबल बेल्ट कहाँ रहती है? फॉरेस्ट रीजन में. तो उन लोगों ने लैंड अक्वायर करके फॉरेस्ट रीजन में, देखो अर्बन एरिया में तो माइनिंग होने से रही, माइनिंग कहाँ होगी? फॉरेस्ट रीजन में होगी जहाँ पर हैबिटेंट इतना ज़्यादा नहीं है. तो उन्होंने फॉरेस्ट रीजन में माइनिंग स्टार्ट करना शुरू कर दी. अब माइनिंग स्टार्ट की तो वहाँ रहती हैं ट्राइब्स. अब ट्राइबल लैंड को अक्वायर गवर्नमेंट ने कर लिया और ट्राइब्स को यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया. तो ये एग्जाम्पल मैं जो आपको बताना चाह रही हूँ कि एक और तो नेशनल डेवलपमेंट के लिए आपको इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश करनी है, इंस्टॉल करनी है, और इंडस्ट्री के लिए चाहिए आयरन. आयरन है ट्राइबल बेल्ट में. अब आप इस आयरन को गेन करते हैं तो आपको ट्राइब को हटाना पड़ेगा. यू हैव टू चूज द प्रायर वन. और ओडिशा की गवर्नमेंट ने कौन से प्रायर वन को चूज किया? माइनिंग, आयरन. और उन्होंने फिर डिस्प्लेस कर दिया ट्राइब्स को. ट्राइब्स इस मॉडल ऑफ डेवलपमेंट की एक विक्टिम प्रूव हुई हैं. आपको धीरे धीरे करके मालूम पड़ेगा. बात तो है डेवलपमेंट की, लेकिन डेवलपमेंट का इम्पैक्ट सभी पर इक्वली सेम नहीं पड़ता है. डेवलपमेंट किसी को पॉजिटिवली अफेक्ट कर सकता है और किसी पर डेवलपमेंट का इम्पैक्ट नेगेटिव और वर्स्ट रह सकता है. ओडिशा के केस की आप लोग बात करें तो ओडिशा के केस में डेवलपमेंट का इम्पैक्ट बोथ स्टेक होल्डर्स पर डिफरेंट या फिर कंप्लीटली ओपोजिट रहा है. जो माइनिंग कर रहे हैं, जिनको आयरन चाहिए, उनको तो आयरन मिल गया, तो उनके लिए तो ये डेवलपमेंट का मॉडल वेल एंड गुड है. जबकि जो ट्राइब्स हैं उनकी वो डिस्प्लेस हो गई हैं, उनका जो नेचुरल हैबिटेंट था वो भी उनका चला गया. तो इस वजह से ट्राइब यहाँ पे विक्टिम है, और ट्राइब जो हैं उनके लिए डेवलपमेंट का ये मॉडल बिल्कुल वर्स्ट है, और ट्राइब्स के ऊपर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है. इन पर नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव. यहाँ पे आपको कुछ मालूम पड़ रहे होंगे कि कौन कौन से इश्यूज रेज हो सकते हैं रिलेटेड विद दिस डेवलपमेंट मॉडल. यहाँ पे कौन कौन से स्टेक होल्डर्स की हम लोगों ने बात की. सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं. स्टेट गवर्नमेंट का यही मानना है डेवलपमेंट करना है तो आपको क्या चाहिए? मनी, रेवेन्यू. रेवेन्यू कैसे आ रहा है भाई? वेरियस नेशनल लेवल कंपनीज जो हैं वो आपके यहाँ की इन्वेस्ट करना चाह रही हैं.
तो ये माइनिंग से आना चाह रहा है क्योंकि आपके पास नेचुरल रिसोर्स अवेलेबल है, अब वो आना चाह रहा है माइनिंग से। तो गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो तो परमिट कर रही है, उसके लिए उसका इंटरेस्ट क्या है, माइनिंग हो। माइनिंग होगी तो रेवेन्यू आएगा, रेवेन्यू आएगा तो पैसा आएगा, और पैसा आएगा तो डेवलपमेंट होगा। दूसरी बात करें ट्राइब्स, वो तो डिस्प्लेस हो रही हैं, तो ट्राइब्स का क्या है, माइनिंग नहीं होनी चाहिए। एक और पर्सपेक्टिव है जिस पर आज बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, वो है एनवायरनमेंटल असेसमेंट। तो जो भी एनवायरनमेंटलिस्ट हैं उनका मानना है कि इस माइनिंग की वजह से एनवायरनमेंट के ऊपर बैड इम्पैक्ट पड़ रहा है और एक इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है एनवायरनमेंट में, इस वजह से माइनिंग नहीं होनी चाहिए। तो ये वेरियस इश्यूज या फिर ओपिनियन से रिलेटेड विद दिस डेवलपमेंट मॉडल। अपन यहाँ पे किसी को भी सही या गलत नहीं कह सकते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट गलत है। स्टेट गवर्नमेंट उसके पोजीशन पर, उसके हिसाब से देखे, उसके पर्सपेक्टिव से देखे तो स्टेट गवर्नमेंट बिल्कुल ठीक है। एंड दीज बोथ स्टेक होल्डर्स आर ऑल्सो राइट ऑन देयर साइड, सबके सब ठीक है। तो इवन स्टूडेंट्स, जो ओडिशा का एग्जाम्पल मैंने लिया है, आपकी बुक में ही थर्ड चैप्टर है उसके फर्स्ट पेज पर ही द हिंदू का एक आर्टिकल यहाँ पे मेंशन, आर्टिकल तो नहीं, अपन इसको न्यूज़ कहें तो ज़्यादा एक प्रॉपर वर्ड होगा। पास्को प्लांट में माइनिंग करने वाली जो कंपनी थी वो पास्को थी, और पास्को के प्लांट पर ही जो विलेजर्स थे, रूरल पर्सन थे जो डिस्प्लेस हुए थे, इसके जो विक्टिमाइज हुए थे, उन लोगों ने पास्को प्लांट के ऊपर अटैक कर लिया। वो तो ठीक था क्योंकि उनके पास गार्ड्स अवेलेबल थे, तो इतना ज़्यादा लाइफ को डैमेज नहीं पहुंच पाया। लेकिन हाँ, इससे एक आपको व्यू मिल रहा है कि कैसे ट्राइब्स विक्टिमाइज हो रही हैं इस डेवलपमेंट मॉडल के अंडर, और कैसे उनमें अनरेस्ट है टुवर्ड्स दिस मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। अब स्टूडेंट्स, द न्यू हेडिंग इज पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट। अब ठीक है, आपने ये इतने सारे इश्यूज हैं, किसी का ओपिनियन कहता है माइनिंग होने दो, रेस्ट ऑफ टू का कहता है नहीं, माइनिंग इज नॉट गुड फॉर अस। तो डिसीजन कैसे लिए, हाउ टू मेक डिसीजन। कुछ लोगों का मानना है दैट डिसीजन मस्ट बी मेड बाय द एक्सपर्ट्स, क्योंकि एक्सपर्ट्स ज़्यादा असेस कर सकते हैं, इवैल्यूएट कर सकते हैं, और वो फोरकास्ट कर सकते हैं कि किस मॉडल ऑफ डेवलपमेंट का इम्पैक्ट और उसके रिजल्ट्स, उसके आउटकम्स क्या क्या रहेंगे। तो एक ऐसा ओपिनियन है जो कहता है, फर्स्ट ओपिनियन, दैट डिसीजन मस्ट बी टेकन बाय द एक्सपर्टीज। बट द अनदर पॉइंट इज, जो कि डेमोक्रेसी को एडवोकेट करते हैं, अकॉर्डिंग टू देम the decision must be taken by the representatives, because we are a democratic country of the people, by the people and for the people, because the decision is to be made for the people. That is why the decision must be taken by the people as well. This is the main debate between these opinions. Actually students, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे एक डिसीजन दूसरे डिसीजन से रिलेटेड नहीं है। दीज ऑल डिसीजंस आर को रिलेटेड विद ईच अदर, सबके सब एक दूसरे से रिलेटेड है। मैं आपको सोशियोलॉजी के लेक्चर में भी बता चुकी हूँ कि ये सारे डिसीजन जो हैं, एक जगह माइनिंग करनी है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ठीक है, दूसरे जो भी डिसीजंस हैं, रेलवे, डैम, ये सारे के सारे जो डिसीजंस हैं वो को रिलेटेड हैं, लाइक दिस चेन। और एक डिसीजन का दूसरे डिसीजन पर इम्पैक्ट पड़ता है। आपने कहा कि फॉरेस्ट रीजन में जाके माइनिंग करनी है तो उसका एनवायरनमेंटल इम्पैक्ट बुरा होगा। इंडिया का जो फॉरेस्ट कवर एरिया है वो कम होगा, रिड्यूस होगा। तो एक डिसीजन दूसरे डिसीजन से रिलेटेड है। इन सारे डिसीजंस को इस वजह से कहा जाता है कॉमन विजन। आपने कई बार सुना होगा न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में, न्यूज़ चैनल्स के डिबेट पर, रेडियोस पर, कि विज़न का मतलब है, विज़न मीन्स
अ ग्रुप ऑफ डिसीजन, अ ग्रुप ऑफ पॉलिसीज। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक तो बात सबकी क्लियर हो गई कि ठीक है, द डिसीजन मस्ट बी मेड बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल। लेकिन यहाँ पे एक और भी लोगों ने बात कही, लोगों ने कहा कि दीज बोथ टू ओपिनियंस आर एक्सट्रीम। कोई रिप्रेजेंटेटिव है लेकिन वो इतना ज़्यादा मान लो पढ़ा लिखा नहीं है, लिटरेट नहीं है, उसको टेक्निकल या फिर इंजीनियरिंग जो उसको नॉलेज नहीं है कि कौन सी चीज़ कहाँ बननी चाहिए नहीं बननी चाहिए, तो इस कंडीशन में वो डिसीज़न अच्छे नहीं ले पाएगा। तो यहाँ पर एक मिडिल वे, मिडिल पाथ डिसाइड किया गया दैट द एक्सपर्ट्स विल डिसाइड द environmental impact of any model or project of development, but the final decision must be made by the representatives। तो जो environmental assessment करना होगा, दूसरे assessment करने होंगे, वो तो expertise करेंगे, but the decision will be made by the representatives। शुरू से ही हमारी इंडियन सोसाइटी में ये एक थॉट था, एक डिमांड थी कि हम लोग फार्मर हो चाहे इंडस्ट्रीज़ हो, हम इन सबको इनके अपने अपने भरोसे नहीं छोड़ सकते, हम इनको इंडिपेंडेंट नहीं छोड़ सकते हैं, बिकॉज दे नीड द गाइडेंस एंड प्रोटेक्शन ऑफ गवर्नमेंट। इस वजह से गवर्नमेंट शुरू से ही इस बात को लेकर क्लियर कट विजन था कि ठीक है, हमको थोड़ा थोड़ा करके गवर्नमेंट का प्रोटेक्शन तो कंटिन्यू करना चाहिए, हम एक साथ गवर्नमेंट का प्रोटेक्शन इनसे हटा नहीं सकते हैं। और इसके साथ ही हमारा जो मोटिव था या ऑब्जेक्टिव था ऑफ डेवलपमेंट, वो था इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज वेल एज सोशल डेवलपमेंट। हम इकोनॉमिक ग्रोथ तो करना चाहते थे, बट वी नीडेड सोशो इकोनॉमिक जस्टिस एज वेल। सोशो इकोनॉमिक जस्टिस क्या होता है? जस्टिस का मतलब ही स्टूडेंट्स आपको मालूम है। सोशो इकोनॉमिक जस्टिस की बात करते हैं, इकोनॉमिक सोशो जस्टिस। नाउ द लार्जर क्वेश्चन इज दैट व्हाट शुड बी द रोल्स ऑफ गवर्नमेंट। क्या गवर्नमेंट को मेजर इम्पॉर्टेंट लार्ज इंडस्ट्रीज़ जो हैं, जायंट इंडस्ट्रीज़ जो हैं, वो अपने पास रखनी चाहिए, रेस्ट ऑफ का प्राइवेटाइजेशन करना चाहिए, या फिर गवर्नमेंट को सारी की सारी इंडस्ट्री अपने पास रखनी चाहिए? गवर्नमेंट को जो जिस सोशल जस्टिस की हम लोग बात कर रहे हैं, उस सोशल जस्टिस को इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ कैसे लेकर चल सकते हैं, इसमें गवर्नमेंट क्या करें? क्या इस पूरे काम के लिए, इस पूरे सोशल जस्टिस प्लस इकोनॉमिक ग्रोथ, इन सबको बैलेंस करने के लिए क्या कोई प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए? ये कुछ एक ऐसे इश्यूज थे, क्वेश्चंस थे, जिन पर डिबेट डिस्कशन टिल टुडे कंटिन्यू है। इसको लेकर हम लोगों को कुछ टर्म्स जानने पड़ेंगे, कुछ एक इम्पॉर्टेंट क्रोनोलॉजी हमको देखनी पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको कहा कि क्या कोई प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, तो इसको लेकर ही इंडिया में 1950 में, मार्च 1950 में एक कमीशन बना, और इस कमीशन को ही कहा गया प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन में कौन कौन होते हैं, इसके बारे में हम लोग देखें तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इसके चेयरपर्सन होते हैं, इसको चेयर करने का काम करते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब जिस प्लानिंग कमीशन की, जिस पीसी की हम लोग बात कर रहे हैं, क्या वो पार्लियामेंट ने फ्रेम की है? क्या कॉन्स्टिट्यूशन में इसके कुछ प्रोविजंस हैं? देन द आंसर इज नो। ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में प्लानिंग कमीशन से रिलेटेड कोई भी प्रोविजन है, और ना ही पार्लियामेंट ने इसको बनाया है। द आंसर इज प्लानिंग कमीशन एस्टैब्लिश हुआ था थ्रू एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। हमारी एग्जीक्यूटिव ने 15 मार्च 1950 को एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाला, एंड थ्रू दिस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर प्लानिंग कमीशन वाज फॉर्म्ड। और इसके जो चेयरपर्सन हैं वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होंगे। इसके साथ ही इसमें कुछ एक्सपर्ट्स भी रहेंगे, और
कैबिनेट लेवल के मिनिस्टर्स भी इसके मेंबर रहते हैं। जो इसमें प्रपोजल रखा गया था उसमें क्या उसकी टर्म्स थी और उसमें इसको ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या दिए गए, तो इसमें इन्होंने लिखा था, जो प्लानिंग कमीशन का जो बेसिक डॉक्यूमेंट था, उस डॉक्यूमेंट में प्लानिंग कमीशन को कुछ फंक्शंस दिए गए। फंक्शन के लिए एक लाइन इन्होंने लिखी थी कि पूरे नेशन के सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस को एंश्योर करना काम होगा इस प्लानिंग कमीशन का। विच टाइप्स ऑफ जस्टिस? सोशो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। प्लानिंग कमीशन हैव टू ensure these all types of justice of the nation or within the nation। और इसके लिए प्लानिंग कमीशन को फंक्शंस क्या दिए थे, ड्यूटी, जॉब क्या थी प्लानिंग कमीशन की? सबसे पहली जॉब थी इक्वल अपॉर्चुनिटीज ऑफ लाइवलीहुड। सबके पास लाइवलीहुड की इक्वल अपॉर्चुनिटीज होंगी और प्लानिंग कमीशन ये ट्राई करेगा, एफर्ट करेगा कि किसी के पास भी सेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज नहीं हो। जिस इकोनॉमिक जस्टिस की बात कर रहे हैं, एक इस जस्टिस में, इस फॉर्म ऑफ जस्टिस में ये सोसाइटी में इक्वालिटी एस्टैब्लिश करना चाहते हैं और इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को कम करना चाहते हैं। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना भी प्लानिंग कमीशन का एक फंक्शन था। इसके बाद कहा गया दैट द प्रॉपर्टी and other resources will be distributed for the common welfare or common interest। तो हमारे कंट्री के जितने भी रिसोर्सेज हैं, जो प्रॉपर्टी है, जो असेट्स हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होगा जिससे कि पब्लिक वेलफेयर और पब्लिक इंटरेस्ट प्रमोट हो। ये बना था प्लानिंग कमीशन। बट स्टूडेंट्स, इन 2014 15 अगस्त 2014 को रेड फोर्ट से स्पीच देते हुए हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने स्पीच दिया और स्पीच में उन्होंने डिक्लेयर किया दैट दिस प्लानिंग कमीशन विच वाज फॉर्म्ड इन 1950 दिस विल बी अबॉलिश्ड एंड नीति कमीशन विल रिप्लेस दिस प्लानिंग कमीशन। तो प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करने का काम किया था इस नीति कमीशन ने। नीति कमीशन का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आई एम रिपीटिंग द फुल फॉर्म, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति कमीशन। कब एग्जिस्टेंस में आया था? 2014 में डिक्लेयर किया प्राइम मिनिस्टर ने एंड 1 जनवरी 2015 में ये एग्जिस्टेंस में आ गया और अगेन इसके चेयरपर्सन भी प्राइम मिनिस्टर होते हैं। नीति कमीशन के जो फंक्शंस हैं उसमें एक डिफरेंस ये है दैट इट इज़ अ थिंक टैंक। ये सिर्फ सोचने का काम करता है, वेरियस सर्वेस करवाता है। पॉलिसी मेकिंग जो है वो उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव्स को दे रखी है। पॉलिसी मेकिंग बेसिकली नीति कमीशन के पास नहीं है, इट इज़ जस्ट अ थिंक टैंक। हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। नाउ द न्यू हेडिंग इज कंसेप्ट्स ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के कंसेप्ट्स क्या हैं? अब स्टूडेंट्स, देयर आर 2 concepts of development. First is Western concept and another is indigenous concept. कुछ लोगों का, कुछ नहीं, मोस्ट ऑफ द पर्सन्स का मानना है कि डेवलपमेंट वही है जो कि वेस्ट ने किया है और इसीलिए वेस्टर्न मॉडल ऑफ डेवलपमेंट को स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ डेवलपमेंट माना जाता है और उसी मॉडल को फॉलो करना पर ही माना जाता है कि डेवलपमेंट होगा। अगर आप वेस्टर्न मॉडल को डेवलप नहीं कर रहे हैं तो आपका डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। आई एम रिपीटिंग अगेन स्टूडेंट्स, according to this model, according to Western model, the only and sole way of development is the Western model of development। और Western model of development में भी होता क्या है? मोर एंड मोर इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दो। जितना ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड होंगे आप उतने ही ज़्यादा डेवलप्ड माने जाएंगे। सो द वेस्टर्न मॉडल ऑफ डेवलपमेंट
कंसीडर डेवलपमेंट इज इक्वल टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। जितने ज़्यादा डेवलप्ड होंगे उतने ही ज़्यादा जितने ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड होंगे उतने ही ज़्यादा डेवलप्ड कहलाएंगे। लीस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड, लीस्ट डेवलप्ड। तो इसमें मेजरमेंट क्या है, स्टैंडर्ड क्या है डेवलपमेंट का? इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ योर कंट्री। ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन करते जाओ, आपका डेवलपमेंट का लेवल भी इंक्रीज होता जाएगा। जबकि एक दूसरा अगर अपन देखें, दूसरा एस्पेक्ट कहता है कि सिर्फ इंडस्ट्रियलाइजेशन करने से ही डेवलपमेंट नहीं होता है। ईच एंड एवरी कंट्री की अपनी ही कुछ इंडिजिनस एनवायरनमेंट एंड सिचुएशंस होती हैं, एंड कंट्रीज हैव टू डेवलप देयर सेल्फ अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरनमेंट। ये आपका है इंडिजिनस मॉडल। सेकेंड मॉडल ये कहता है डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट है आपका एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग बिहेव करना, उसके अकॉर्डिंग ही पॉलिसीज़ बनाना। जबकि ये इंडस्ट्रियलाइजेशन को डेवलपमेंट मानता है, मॉडर्नाइजेशन को डेवलपमेंट मानता है। और मॉडर्नाइजेशन का मतलब भी क्या है? मॉडर्नाइजेशन की भी इनकी अपनी डेफिनेशन है, दैट बीइंग वेस्टर्न मीन्स बीइंग मॉडर्नाइज। मॉडर्नाइजेशन इज बीइंग इक्वल टू और इक्विलियंट टू वेस्टर्नाइजेशन। आपको मॉडर्न होना है, आप वेस्टर्नाइज हो जाओ, वेस्टर्न पॉलिसीज़ को डेवलप करो, वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करो। और अगर आपने वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट कर लिया है, मॉडल अडॉप्ट किए हैं, तो आप ऑटोमेटिकली मॉडर्न कहलाएंगे। जबकि एक दूसरा हमारा ये वाला मॉडल है which says that countries have to adopt or have to implement the policies for development according to their environmental needs। हम लोगों ने शॉक थेरेपी पढ़ी थी। शॉक थेरेपी में क्या हुआ था? शॉक थेरेपी में जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थी, उन्होंने डेवलपमेंट को वेस्टर्नाइजेशन की इक्विलियंट माना। अब उनको डेवलपमेंट करना है तो उन्होंने अपने आप को वेस्टर्नाइज किया, और जैसे ही उन्होंने वेस्टर्नाइज किया तो उनकी इकोनॉमी क्रम्बल होती गई, कंटिन्यूअसली गिरती गई, इकोनॉमी को लॉस होता गया। तो ये एक शाइनिंग एग्जाम्पल है कि वेस्टर्नाइजेशन और वेस्टर्न मॉडल जो है वो सारी बीमारियों का इलाज नहीं है। आपको अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग ही वर्क करना होगा और पॉलिसीज़ अडॉप्ट करनी होंगी। इंडिया में भी ऐसी ही बात थी। इंडिया में जब डेवलपमेंट का मॉडल हम कैसे अडॉप्ट करें 1946 से स्टूडेंट्स, बिफोर 46 भी 1944-46 जैसे जैसे लग रहा था कि अब हमको इंडिपेंडेंस मिलने वाली हैं, तब से लेकर ही ऐसे कुछ एक एफर्ट्स, कुछ एक थॉट्स लोगों के मन में आना शुरू हुए। एक डिबेट चलनी स्टार्ट हुई दैट व्हाट शुड बी आर मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। तो दैट टाइम ट्रेंड में दो ही मॉडल थे। वन इज कैपिटलिस्ट लिबरल मॉडल, जो कि वेस्टर्न मॉडल कहलाता है, जिसमें आप कैपिटलाइजेशन करेंगे। अब कैपिटलाइजेशन का मतलब होता क्या है, वो सोशियोलॉजी में कार्ल मार्क्स के थॉट्स में आपको मार्केट एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन में इन डिटेल में आपको बता चुकी हूँ। कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है वो हम देख चुके हैं, जिसमें कमोडिटाइजेशन होगा, कंजप्शन जो है वो आपका स्टेटस सिंबल माना जाएगा। वन मॉडल वॉज कैपिटलिस्ट लिबरल मॉडल, जिसमें लिबर्टी होगी। लिबर्टी किसकी होगी कि कोई भी कंट्री जाके दूसरी कंट्री में मैन्युफैक्चर करेगी, उसके अलावा सेल कर सकती है, परचेज कर सकती है और इन्वेस्ट भी कर सकती है। इन्वेस्ट परचेजिंग क्या एक जैसी बात होती है, तो ये आप कर सकते हैं। दूसरा मॉडल ट्रेंड में था दैट टाइम सोशलिस्ट मॉडल। सोशलिस्ट मॉडल अपना रखा था यूएसएसआर में। अब सोशलिस्ट मॉडल भी हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें सब कुछ स्टेट ओन्ड इकोनॉमी, यूएसएसआर का याद करो आप, द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, द सोवियत सिस्टम। उसमें है क्या, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, ऑफ दिस मॉडल ऑफ इकोनॉमी, इसमें सब कुछ गवर्नमेंट ओन्ड होगा। पहले मैं आपको बता चुकी हूँ, अब्सेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी होगा। प्राइवेट प्रॉपर्टी किसी के पास नहीं होगी, जो होगा वो गवर्नमेंट का होगा। फ्रॉम नीडल टू कार सब कुछ बनाने का काम गवर्नमेंट करेगी। गवर्नमेंट सब कुछ काम करेगी, प्राइवेट सेक्टर का एग्जिस्टेंस नहीं होगा और ना ही प्राइवेट प्रॉपर्टी का एग्जिस्टेंस होगा। लोगों के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी की परमिशन भी नहीं रहेगी।
आप ऑब्जर्व करेंगे स्टूडेंट्स, दीज बोथ टू मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट आर एक्सट्रीम इन देयर फील्ड। यहाँ देखो तो सब कुछ प्राइवेट सेक्टर है, सब कुछ लिबरल है, सबके पास पूरी इकोनॉमिक लिबर्टी है। लेकिन यहाँ देखें तो यहाँ सब कुछ गवर्नमेंट का है, यहाँ पे किसी के पास भी इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं है। दोनों के ही प्रोज एंड कॉन्स हैं, हम लोग अर्लियर डिस्कस कर चुके हैं। आज अपन इस पर इन डिटेल नहीं पढ़ेंगे। जितना इम्पॉर्टेंट है सोशोलॉजी के हिसाब से, पॉलिटिकल साइंस के हिसाब से, वो मैं आपको यहाँ अभी ब्रीफली एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। फर्स्ट मॉडल वॉज कैपिटलिस्ट लिबरल मॉडल। इसमें ये वेस्टर्न मॉडल कहलाया। इसमें होता क्या है, इसमें ईच एंड एवरी कंपनी एंड कंट्री दोनों को ही किसी कंट्री में जाके मैन्युफैक्चर करना, सेल करना, परचेज करना, इन्वेस्ट करने की परमिशन होती है और उसमें गवर्नमेंट का रोल बिल्कुल नहीं होता है। गवर्नमेंट बिल्कुल इंटरवीन नहीं करती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। बट अकॉर्डिंग टू अनदर मॉडल विच इज़ सोशलिस्ट मॉडल, वो यूएसएसआर ने अडॉप्ट किया था। इसमें सब कुछ गवर्नमेंट ओन्ड होता है और प्राइवेट सेक्टर को कोई भी परमिशन किसी तरह की नहीं होती है काम करने की। अगर आप वर्क कर भी रहे हो देन यू विल वर्क अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी बट यू विल गेट अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। ये दोनों चीज़ें थी। लेकिन इसको लेकर अगर अपन देखें तो इंडिया का जो इंटेलेक्चुअल्स थे वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड थे। एक ऐसा फैक्शन था इंडियन पॉलिटिक्स का जो कहता था दैट इंडिया मस्ट अडॉप्ट द वेस्टर्न मॉडल ऑफ गवर्नमेंट, जैसे कि सी राजगोपालाचारी। ये चाहते थे कि इंडिया वेस्टर्न मॉडल ऑफ गवर्नमेंट अडॉप्ट करे और सी राजगोपालाचारी और उनके ग्रुप ने लेटर ऑन एक पार्टी बनाई। पार्टी का नाम क्या था? वीडियो स्टॉप करके आप कमेंट बॉक्स में पार्टी का नाम मेंशन करेंगे। लेटर ऑन आई विल टेल यू नेम ऑफ दैट पार्टी। वीडियो स्टॉप कर लो, कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, फिर मैं आपको आंसर देती हूँ। आई होप स्टूडेंट्स आप सबने आंसर कर लिया होगा वेरी ऑनेस्टली। सो सी राजगोपालाचारी ने इस वेस्टर्न मॉडल को अडॉप्ट करने के लिए और गवर्नमेंट के रोल को ख़त्म करने के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई। उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम था स्वतंत्र पार्टी। स्वतंत्र पार्टी सी राजगोपालाचारी ने बनाई थी, लेकिन ये पार्टी को इतनी ज़्यादा सक्सेस नहीं मिली। एक दूसरा हमारे यहाँ पे फैक्शन था जो कि सोशलिस्ट मॉडल को अडॉप्ट करना चाहता था और इस सोशलिस्ट मॉडल ऑफ गवर्नमेंट के जो सपोर्टर्स थे उन्होंने भी अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई। अगेन आप लोग वीडियो पॉज करके कमेंट बॉक्स में नेम मेंशन करेंगे कौन सी पॉलिटिकल पार्टी थी, देन आई विल टेल यू द आंसर। आई होप स्टूडेंट्स आप सबने आंसर कर लिया होगा। ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो कि सोशलिस्ट मॉडल ऑफ इकोनॉमी को अडॉप्ट करना चाहती थी और जो गवर्नमेंट को फुल फ्लेज्ड राइट प्रोवाइड करना चाहती थी, वो पार्टी थी CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। अगेन जो कि बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हो गई, बट इनिशियली इट वाज CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो कि सोशलिस्ट मॉडल ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट करना चाहती थी। लेकिन as I told you earlier that these two model of economic development are extreme। यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, इसलिए डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी गवर्नमेंट। और अगर उनको कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही है तो गवर्नमेंट उनको नहीं देगी, उनको उनके हाल पे छोड़ा जाएगा। यहाँ पे गवर्नमेंट, सब कुछ गवर्नमेंट का है, प्राइवेट सेक्टर के पास कुछ नहीं है। और गवर्नमेंट जो डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी है उसके ऊपर पूरा ध्यान देती है। वेलफेयर गवर्नमेंट है, सबका साथ सबका विकास लेकर चलती है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत है कि प्राइवेट इंडस्ट्री नहीं आती है अगर, तो जो हम लोगों ने बात की थी कि प्राइवेटाइजेशन के कुछ बेनिफिट्स होते हैं। प्राइवेटाइजेशन में क्वालिटी रहती है, प्राइवेटाइजेशन में अकाउंटेबिलिटी रहती है, प्राइवेटाइजेशन की वजह से इन्वेस्टमेंट आता है, इन्वेस्टमेंट आता है तो लोगों को जॉब मिलती है। इसके अलावा अगर अपन देखें, प्राइवेटाइजेशन प्रोवाइड्स यू चॉइसेस
बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज है तो आपके पास चॉइस रहती है, लेकिन गवर्नमेंट एक ही रहती है आपके पास, और उसी एक ही गवर्नमेंट की बात आपको माननी पड़ती है या फिर उससे परचेज करना पड़ता है। तो प्राइवेटाइजेशन के जो बेनिफिट्स हैं वो हम अवेल नहीं कर सकते हैं इस सोवियत मॉडल ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम में। इस वजह से इंडिया ने दोनों को ही छोड़ते हुए, अब देखो हमको काम तो दोनों करने हैं, है ना। इंडिया को प्राइवेट सेक्टर को भी प्लेस प्रोवाइड करना है, लेकिन हम लोगों को डिप्राइव्ड पर्सन्स को छोड़ना नहीं है। एक्सट्रीम पुअर्टी थी ड्यूरिंग दिस पीरियड आफ्टर 1947, तो उस एक्सट्रीम पुअर्टी को भी मिटिगेट करना था, रिमूव करना था, वेलफेयर स्कीम चलानी थी। हमको दोनों चीज़ें चाहिए थी, और क्योंकि इंडिया को दोनों चीज़ें चाहिए थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी करना ही है, एग्रीकल्चर सेक्टर का भी डेवलपमेंट करना ही है, सब कुछ करना है। To ensure सबका साथ and सबका विकास, Indian government adopted mixed model of economy which consist the good characteristics of both economic models, Western model as well as indigenous model. Now the completely new heading is planning. Why we need planning? क्या planning के बिना कोई काम नहीं चल सकता था? तो the larger question was why we need this planning commission and why we need a planned model of economy. तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे जो पॉलिसी मेकर्स थे, जो डिसीजन मेकर्स थे, वो ना सिर्फ हमारे रिप्रेजेंटेटिव थे, दे वर गुड रीडर्स एंड गुड स्टूडेंट्स ऑल्सो, इंटेलेक्चुअल्स थे। और इन्होंने अपनी हिस्ट्री से कुछ लेसन्स लेते हुए ये देखा कि जब कभी भी किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक सिस्टम में टर्बुलेंस क्रिएट हुए हैं तो उन्होंने ओवरकम कैसे किया है। उन्होंने स्टडी किया, और स्टडी करने से मालूम हुआ कि 1929-30 में अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन आया था। डिप्रेशन का मतलब मंदी होता है। तो ग्रेट डिप्रेशन अमेरिका में आया था, तो उसको ओवरकम करने के लिए अमेरिका ने की प्लानिंग। लेटर ऑन 1940 और 50 का एरा देखें तो दैट टाइम वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड ने भी क्या किया, अपनी इकोनॉमी में बूम लाने के लिए उन्होंने भी की प्लानिंग। कब की? 1940s और 50s के डेकेड में। आप सबको मालूम होगा 50, है ना, आप सबको मालूम होगा कि जर्मनी और जापान, जस्ट आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जर्मनी और जापान जो थे वो उनको डिफीट मिली थी, वो हार गए थे, और हारने के बाद उनकी इकोनॉमी भी क्रम्बल कर गई थी। तो उन्होंने भी जापान प्लस जर्मनी, इन दोनों ने आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर अपनी इकोनॉमी को संभालने के लिए, उस डिप्रेशन से ओवरकम करने के लिए उन्होंने भी की प्लानिंग। सोवियत यूनियन में भी 1930 एंड 1940s के एरा में सोवियत यूनियन ने अपनी इकोनॉमी को संभालने के लिए उसने भी प्लानिंग का साथ लिया। इवन दो सोवियत यूनियन में 1924 से ही प्लानिंग स्टार्ट हो गई थी। तो हम लोगों ने प्लानिंग के इतने सक्सेसफुल रिजल्ट्स देखे हैं कि सुपर पावर, चाहे वो सोवियत यूनियन हो, चाहे अमेरिका हो, जर्मनी एंड जापान आल्सो, इन्होंने भी प्लानिंग को अडॉप्ट किया और प्लान्ड मॉडल ऑफ इकोनॉमी को डेवलप किया था, अडॉप्ट किया था। तो हमको भी यही करना था, क्योंकि आपको मालूम है ब्रिटिशर्स तो चले गए, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, जस्ट लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, अनडेवलपमेंट, एक्सट्रीम पुअर्टी, हंगर रेट अपनी बहुत ज़्यादा थी, कंप्लीट अपन कह सकते हैं अपनी इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करके चले गए थे। इंडियन हाउस होल्ड्स की जो इकोनॉमी थी उसको डिस्ट्रॉय करके चले गए थे। तो जो वेरियस एग्जाम्पल्स हमने देखे, जब इन लोगों के मॉडल सक्सेसफुल प्रूव हुए हैं, तो हम लोगों के यहाँ भी डिमांड उठना स्टार्ट हुई दैट गवर्नमेंट शुड अडॉप्ट अ मॉडल, अ प्लान्ड मॉडल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसके लिए हुआ क्या था, 1 और 2 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, चाहे वो आप लोग भले फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन के लिए देखें, किसी कंपटीशन एग्जाम के लिए देखें, या फिर आप 12th स्टैंडर्ड की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ये 1 और 2 मार्क का क्वेश्चन आता है। इन 1944 मैनी इंडस्ट्रियलिस्ट और जायंट इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे वो मुंबई और स्ट्वाइल बॉम्बे में गैदर हुए, कलेक्ट हुए, और उन्होंने इंडिया का फ्यूचर इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मॉडल क्या होगा,
इसको लेकर एक बहुत फ्रूटफुल डिस्कशन किया। और इस डिस्कशन का इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मॉडल क्या होना चाहिए। 1944 में इंडिया के जायंट बिजनेसमैन इंडस्ट्रियलिस्ट आए। कहाँ आए? बॉम्बे में आए। बॉम्बे में आने के बाद इन्होंने फ्रूटफुल डिस्कशन किया और उस डिस्कशन का इवेंचुअली उन्होंने एक प्रपोज़ल प्रिपेयर किया। ठीक है, और इस प्रपोज़ल में उन्होंने मेंशन किया दैट गवर्नमेंट मस्ट इंटरवीन इन द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ आवर कंट्री। गवर्नमेंट को हमारी कंट्री के इकोनॉमिक सिस्टम में इंटरवीन करना चाहिए और गवर्नमेंट को इंडिया की जो इंडस्ट्रीज़ हैं और अदर इन्वेस्टमेंट में भी गवर्नमेंट को बहुत अच्छे स्टेप्स लेने चाहिए। मैं कहना ये चाह रही हूँ कि बॉम्बे प्लान में गवर्नमेंट के इम्पॉर्टेंट रोल को हाईलाइट किया गया कि हमको गवर्नमेंट के रोल को मिटिगेट नहीं करना है, लिमिटाइज नहीं करना है कि हम सब कुछ अपने आप करेंगे, गवर्नमेंट को कुछ नहीं करने देंगे। तो ये इनका प्लान नहीं था। बॉम्बे प्लान में गवर्नमेंट के इम्पॉर्टेंट रोल को हाईलाइट करते हुए इन्होंने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की कि आप अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करें इकोनॉमिक सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, एक बूम प्रोवाइड करने के लिए। और ये प्रपोज़ल जो इन्होंने प्रिपेयर किया था, दिस प्रपोज़ल इज़ नोन एज बॉम्बे प्लान। स्टूडेंट्स, अगर अपन कंटिन्यू करें, सो द नेक्स्ट हेडिंग इज़ initial steps. Next heading is initial steps. अब initial steps की अगर अपन बात करें तो उसमें सोचा गया था कि प्लानिंग का मतलब होता क्या है। तो आपको एक बार मैं एक्सप्लेन कर दूं व्हाट डज इट मीन। स्टूडेंट्स, प्लानिंग का या फिर प्लान्ड इकोनॉमी का मतलब ये होता है कि आपका जो भी नेशनल बजट है एज वेल एज योर स्टेट बजट, ये बजट आपका डिवाइड होगा 2 पार्ट्स में। वन इज़ प्लान्ड बजट, अनदर इज़ नॉन प्लान्ड बजट। नॉन प्लान्ड बजट जो है वो आप कब तक के लिए रखेंगे? फॉर अ ईयर। हमारी कंट्री का कंटेक्स्ट में बात कर रही हूँ। जबकि प्लान्ड बजट की आप बात कर रहे हैं तो प्लान्ड बजट में नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए आपके इनकम्स एंड एक्सपेंसेस फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स क्या क्या लिस्ट होगा? योर इनकम एंड एक्सपेंसेस, उसको आप डिसाइड करेंगे। यही है आपकी प्लान्ड इकोनॉमी और ये डिफरेंस है आपके एनुअल बजट में और प्लान्ड बजट में। एनुअल बजट 1 ईयर के लिए होता है, प्लान्ड बजट 5 ईयर के लिए होता है। एनुअल बजट में आपका जो कोई प्लानिंग इतनी ज़्यादा बड़ी होती नहीं है, कोई बड़े प्रोजेक्ट आप स्टार्ट नहीं करते हैं। जबकि प्लान्ड इकोनॉमी में जायंट प्रोजेक्ट जो कि एक बूम प्रोवाइड कर सकते हैं आपके इकोनॉमिक सिस्टम को, वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हैं वो स्टार्ट होते हैं प्लान्ड इकोनॉमी के अंडर। Students, this is the end of this video. This was the first part of this chapter. In next videos, we will try to conclude this chapter. Till then, keep reading NCERT textbook, and if you have any query, doubt, problem, then you can contact to me directly. Stay at home, stay blessed. Thank you so much. This is Rajni Gagwani.